हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का। ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया होता है कुछ, जिनको आपको पढ़ लेना है, और हम इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले तुरंत हम आते हैं पॉइंट पे। क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या है? डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रॉइंग सेलर्स have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these animals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. क्या है? क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्या है? व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़, क्या है? व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़ डू डॉल्फिन पोजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी पैसेज के अनुसार जो मतलब डॉल्फिन में मनुष्यों के कौन से गुण पाए जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर जो है इसी हमारे पैसेज में छिपा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दे मतलब क्या? डॉल्फिन्स। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। और क्या है? केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। यानी जैसा हम करते हैं वैसा वह भी देखभाल करती हैं। और अगला है वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपेरियर टू डॉल्फिन्स। यानी कुछ लोग यह तर्क क्यों रखते हैं या फिर बातें क्यों करते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो डॉल्फिन्स से ज़्यादा सुपेरियर क्यों होते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपेरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजली देन दे कैन किल अस इज द सिंपलेस्ट सेटिस्फैक्ट्री। और अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ये वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स परहैप्स। यानी इस पैसेज में हमें परहैप्स का मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब भी होता है शायद। और अगला है फाइंड आउट ये वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ इन्फेरियर। तो इन्फेरियर का हमें अपोजिट यानी एंटोनियम्स बताना है। तो इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया। तो क्या बोल देंगे? सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब सर्वश्रेष्ठ। और आगे है सेक्शन बी में क्या है? राइटिंग है। तो क्या है? राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। क्या है? राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। यानी अपने मित्र को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दीजिए। तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले उसका एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एड्रेस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले उसका हाँ एड्रेस लिखेंगे, फिर लोकेशन लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। फिर लिखेंगे क्या? माई डियर, यानी जो उसका नाम हो, माई डियर। फिर लिखेंगे आई एम ग्लेड टू टेल यू दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन, और डेट्स लिखेंगे उसके बाद किस डेट पे पड़ता है। और फिर लिखेंगे आई इनवाइट यू टू कम ऑन दैट डे एंड शेयर एंड enjoy some happy moments with me. The party will be held at 6 p.m. at my residence. Please share some times for me also. We shall have a lot of fun and pleasure. Hoping to see you soon. I will be eagerly waiting for you. Your loving friend. और फिर अपना नाम यहाँ लिख देना है। दोस्तों इसका हम हिंदी बता दे रहे हैं। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे क्या? माई डियर, यानी मेरे प्रिय। आई एम ग्लेड टू टेल यू, मुझे आपको बताकर खुशी है। दैट माने कि माई बर्थडे फॉल्स ऑन, डेट लिख देना, यानी मेरा जन्मदिन इस तारीख को पड़ेगा। आई इनवाइट यू टू कम ऑन दैट डे, और मैं आपको उस दिन आने के लिए निमंत्रित करता हूँ या आमंत्रित करता हूँ। एंड शेयर एंड एंजॉय सम हैप्पी मोमेंट विद मी, और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ रहकर कुछ समय बिताएं और कुछ आनंद लें। द पार्टी विल बी हेल्ड एट 6 p.m. एट माई रेजिडेंस, और वह पार्टी मेरे घर पर यानी मेरे ही निवास पर 6 बजे यानी शाम 6 बजे की जाएगी। प्लीज़ शेयर सम टाइम फॉर मी आल्सो, कृपया कर मेरे लिए भी यानी मेरे साथ भी कुछ समय बिताएं। वी शैल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड प्लीजर
इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी और आनंद होगी या मिलेगी। होपिंग टू सी यू सून, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही आएंगे। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर यू, और मैं आपका बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करूँगा। योर लविंग, क्या है, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र। अपना नाम लिख देना है। और अगला अगला है, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि आप दो में से एक कर सकते हैं। और लगा है ना, और का मतलब क्या होता है, अथवा। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी जिसे हम टीसी कहते हैं। तो अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि वो आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, टीसी होता है, वो आपको दे दें। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, और फिर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देंगे, और फिर उसके बाद जहाँ में पढ़ता है मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर वाज एन असिस्टेंट इन योर कॉलेज। क्या बोलेंगे कि मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा श्रीमान कि मेरे पिताजी आपके स्कूल में एक असिस्टेंट थे। और फिर क्या है, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू नैनीताल ऑन प्रमोशन। यहाँ पर आप नैनीताल की जगह और कुछ कुछ भी मतलब स्थान लिख सकते हैं जहाँ पर आपके पिताजी गए हों। और क्या है, मतलब वो प्रमोशन के लिए नैनीताल ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़। क्या है, सो आई कांट कंटिन्यू माई स्टडीज़, इसलिए मैं अपना अध्ययन यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, यानी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू टेक एडमिशन टू नेक्स्ट क्लास एट नैनीताल, और मैं अपना अगला मतलब अगले क्लास का एडमिशन नैनीताल में लेना चाहता हूँ। और फिर आगे क्या लिख देना है, आगे लिखना है आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट योर अर्लीस्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बहुत ही जल्द दे दें। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद सर। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर XYZ यानी अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। और अगला है क्वेश्चन, अगला क्या है, राइट ये रिपब्लिक ऑन द क्या है, राइट ये रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, यानी कि गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन यानी उत्सव पर अपने स्कूल में एक रिपोर्ट लिखिए या कीजिए। फिर क्या है, इन 60 और 80 वर्ड्स, यानी आपको 60 या 80 वर्ड्स में लिखना है। और दूसरा क्या है, इसमें आपको करना है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 एंड 80 वर्ड्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा ईजी ही पड़ेगा, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्या परिचय देना है, फिर फ्रेश ईयर। और तो हम वैसे ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, देखते हैं क्या है। लिखेंगे क्या, ये गुड फिजिकल वर्कआउट इज़ द की टू ये हेल्दी लाइफ। फिर क्या है, कंट्रेरी टू द बेनिफिट्स ऑफ द यंग जनरेशन वन डज नॉट नीड टू स्पेंड hefty amounts on fashionable gyms to stay fit and healthy. One of the most effective and at cheap ways to stay healthy is walking, and specifically walking in the morning. ये मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर्स फॉर वंस बॉडी। और आगे लिखेंगे, ये रिगोरस वॉक इन द फ्रेश एयर लीड्स टू proper blood flow circulation in the body. It creates heat which leads to the burning of excessive fat and helps you get back into shape. Also it makes you rise early and creates good space for breakfast in your stomach. Just 20-30 minutes of the brisk walk can control the cholesterol levels, cardiovascular disease, and keep the body weight under control. However, ये morning walk cannot work independently. It has to be accompanied with a balanced diet. It is important that people understand the importance of morning walk following ये डाइट प्लान टू अटेन ये हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके बाद क्या आएगा, ग्रामर सेक्शन आ जाता है। ग्रामर सेक्शन में हमें देखना है, और क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें जो आंसर सही है या जो ऑप्शन सही है उसे हमें क्लिक करना है, उसे चुनना है। तो क्या है, द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी हमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे क्या है, इसमें एडजेक्टिव जो है क्या है, ओल्ड है। क्यों, क्योंकि
सिंपल सेंटेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या होता है डिटर्मिनर क्वालिफायर और हेड वर्ब, और क्वालिफायर हमेशा क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो जो द है वो क्या है डिटर्मिनर है, ओल्ड क्या है क्वालिफायर, और क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसलिए ओल्ड क्या है एडजेक्टिव है। अगला है ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह एक परिश्रमी व्यक्ति है। आइडेंटिफाई द वर्ब, तो इसमें स्टूडेंट्स जो वर्ब है वो क्या है इज है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है वर्किंग को देखकर कि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। अगर वर्किंग यहाँ पर वर्ब होता तो इसके पहले आर्टिकल ये का प्रयोग नहीं होता, ना ही यहाँ पर हार्ड होता, यहाँ पर लिखा होता वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है इज हमारा क्या है वर्ब है। और अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, यानी स्ट्रांग का हमें नाउन फॉर्म बताना है। वैसे स्ट्रांग क्या है एडजेक्टिव है, और हमें इसका नाउन फॉर्म बताना है तो क्या लिखेंगे स्ट्रेंथ, क्या लिखेंगे स्ट्रेंथ। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, क्या है ही इज वेरीड, क्या है ही इज वेरीड द एग्जामिनेशन, तो वेरीड के साथ क्या होता है अबाउट, क्या लिखेंगे अबाउट, ही इज वेरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। और अगला है आई विल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। पहले में क्या है डिड नॉट, तो पहला हो ही नहीं सकता है। दूसरा है हैड नॉट गॉन विद यू, तो बी नंबर में दिख रहा है। और थर्ड नंबर में डू नॉट है, और डी नंबर में हैव नॉट है, इसलिए क्या है डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और अगला है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी जो आगे निर्देशित किए गए हैं उनके आधार पर उनका आंसर दीजिए। क्या है हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, यानी हरी ने मुझसे कहा तुमने ऐसा क्यों किया। तो स्टूडेंट्स क्या करना है इसे हमें नरेशन में चेंज करना है, और नरेशन में हमें चेंज करते समय एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो नरेशन है ये हमारा क्या है इंटरोगेटिव है, और यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस फैमिली से स्टार्ट होता है तो हमें कंजंक्शन के तौर पर किसी भी वर्ड को नहीं लगाना होता है, उसी वर्ड को हमें कंजंक्शन मान लेना होता है। और बाकी के रूल को जो सिंपल सेंटेंस के होते हैं ना जनरल रूल्स उनको फॉलो करना होता है, यानी उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव कर देना होता है। तो क्या लिखेंगे हरी आस्क्ड मी, या फिर लिखेंगे हरी इंक्वायर्ड ऑफ मी, हैं मतलब जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हैं। चलो हम दोनों बता दे रहे हैं। पहले लिखेंगे क्या हरी आस्क्ड मी व्हाई, और यू क्या है सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई। क्या लिखेंगे हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। हैड कैसे होगा स्टूडेंट्स अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच किस में पास्ट में है, इसलिए किस में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या हरी इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड डन इट। और अगला है हु इज राइटिंग ए लेटर, क्या है हु इज राइटिंग ए लेटर, एक पत्र कौन लिख रहा है, इसे हमें क्या करना है वॉइस चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये हमारा जो वॉइस है वो क्या है मतलब डब्ल्यू एस वाला है और ये इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हु को हम किस में करते हैं बाई होम, तो क्या लिखेंगे बाई होम। और कंटिन्यूस में क्या करते हैं बीइंग लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे बाई होम इज ये लेटर, क्या लिखेंगे बाई होम इज ये लेटर बीइंग रिटन, बाई होम इज ये लेटर बीइंग रिटन। और अगला लिखेंगे क्या क्या है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेरेवर नेसेसरी, यानी जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर आप कैपिटल लेटर लिखिए। तो स्टूडेंट्स हमने इसे पंक्चुएशन के रूल में बताया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जल्द से देख लेना, हो सकता है अभी तक आपके पास ना पहुँची हो अनलिस्टेड हो तो उसे जल्द में ही आप लोग पाएंगे। और आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है शिक्षा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि प्रॉपर नाउन या भी कोई भी नाउन हो या सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, यानी सबसे पहले तो इस किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते समय उस वर्ड का सबसे पहला जो लेटर होता है उसे हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर में करते हैं। तो शिक्षा का यस जो क्या हो जाएगा कैपिटल में हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या शिक्षा सेड टू हर फ्रेंड, फिर क्या लगाएंगे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हम सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पर उस सेंटेंस का जो सबसे पहला मतलब वर्ड होता है उसे क्या करते हैं लेटर होता है उसे क्या करते हैं सबसे कैपिटल लिखते हैं। तो डब्लू को फिर कैपिटल लिखेंगे इन्वर्टेड कामा लगाकर वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, उसके बाद क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, देन उसके बाद क्या कर देंगे इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे और इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है फ्रेम या करेक्ट सेंटेंस बाय रिवॉर्डिंग द वर्ड्स, यानी इसे क्या करना है रिवॉर्डिंग करना है, यानी ये क्या लिखा हुआ है 6th and 7th लिखा हुआ है, यानी कि
उदल पुदल लिखा हुआ है, इसे हमें सीधा कर देना है। तो सीधा सेंटेंस का फॉर्मेशन या फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, पहले स्टूडेंट से हम पहचान ही लेते हैं कि क्या है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ये पैसिव वॉइस में है क्यों, क्योंकि इसके साथ इज एम आर वाज वर और इनके बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो ये पैसिव वॉइस होता है। और यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। तो इसे हम जो मतलब हमारा डूअर है, रियल डूअर है, उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ब्यूटीफुल से। ब्यूटीफुल तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, दिस ब्यूटीफुल क्या लिखेंगे, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय ये ग्रेट किंग। क्या लिखेंगे, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय ये ग्रेट किंग, यानी यह सुंदर महल एक महान राजा के द्वारा बनाया गया था। और फिर क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसके क्या करना है, कंप्लीट करना है इस स्पेलिंग को। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्या लिखा हुआ है, ओबीडियंस। क्या लिखा है, ओबीडियंस। तो ओबीडियंस की स्पेलिंग क्या होती है, वो BEDIENCE। तो यहाँ पर आपको डी फिल कर देना है और यहाँ पर फिर आई के बाद ई फिल कर देना, हो जाएगा ओबीडियंस। फिर क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन में क्या है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है। क्या है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, प्रकृति। तो प्रकृति की अंग्रेजी क्या होती है, नेचर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो क्या लिखेंगे, प्रकृति है। क्या लिख देंगे, मतलब नेचर इज। और फिर लिखेंगे क्या, एक। तो क्या लिखेंगे, नेचर इज ये। फिर क्या लिखेंगे, जीवित शक्ति है, तो नेचर इज ये लिविंग फोर्स। क्या लिखेंगे, नेचर इज ये लिविंग फोर्स। और उसके बाद क्या है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यह। तो लिख देंगे क्या, इट इज। क्या लिखेंगे, यह है। क्या लिखेंगे, यह विद्यमान है। पहले लिखेंगे क्या, यह विद्यमान है। तो इट इज प्रेजेंट। क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आसपास। तो क्या लिख देंगे, चारों ओर। तो इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, यानी यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। फिर क्या है, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन बी ब्रेक द रूल्स ऑफ नेचर। क्या, व्हेन बी ब्रेक द रूल्स ऑफ नेचर, यह उग्र हो जाती है। उग्र मतलब क्रोधित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, इट इट बिकम्स फ्यूरियस। क्या लिखेंगे, इट बिकम्स फ्यूरियस। फिर क्या लिखा है, प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो क्या लिखेंगे, इट इज आवर मोरल ड्यूटी। इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर। क्या लिखेंगे, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट नेचर। और फिर क्या है, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। अवश्य लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवश्य की अंग्रेजी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी मस्ट स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। क्या लिखेंगे, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। और अगला है लिटरेचर, आपके लिटरेचर से आया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है, सॉरी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी पैसेज को पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चनों को जवाब दीजिए। तो क्या है, विद ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ये कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो स्टूडेंट्स आप इसकी हिंदी हम आपको ऑफलाइन क्लासेज में बता चुके हैं। ये देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, यानी वर्षा के साथ क्या गिरना प्रारंभ हो गया। तो वर्षा के साथ क्या गिरना प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ये स्ट्रांग विंड। क्या लिखेंगे, ये स्ट्रांग विंड बिगेन टू
ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल along विद द रेन, यानी अचानक क्या हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया, यानी तूफान आने लगा और उसके साथ ओलावृष्टि गिरना शुरुआत हो गई। और अगला है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, यानी बच्चे बाहर क्यों गए। तो बच्चे क्यों बाहर गए थे, बच्चे बाहर गए थे क्या करने के लिए, फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर द बॉयज, क्या लिखेंगे, द बॉयज वेंट आउट, क्या लिखेंगे, द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, क्या लिखेंगे, बच्चे बाहर इसलिए गए, यानी बच्चे बाहर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए गए। और अगला है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी इसका क्या करना है, हमें 60 वर्ड में जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्या, तो स्टूडेंट्स क्या था कि इसमें मतलब हमें किसी एक का ही आंसर देना था, बट हम दोनों आंसर दे दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। तो पहला क्या था, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी उसका जीवन कैसे बदल दिया। तो इसका आंसर क्या है, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग curtailed but the freedom of all blacks, the hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. Thus he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold मैन। और अगला सेंटेंस और अगला क्वेश्चन क्या है, गिव ये करेक्टर स्टेज ऑफ एन फ्रैंक, यानी हमें एन फ्रैंक का हमें क्या करना है, करेक्टर स्टेज यानी चरित्र चित्रण बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे क्या, एन फ्रैंक वाज ये वेरी सेंसिटिव शार्प एंड मैच्योर गर्ल ऑफ 13 बीइंग ये जीव, सी वाज कॉन्स्टेंटली हाउंडेड बाय द नेजिस, सी वाज लिविंग इन ये टेरिबल टाइम्स बोर्न इन जर्मनी, सी एंड हर फैमिली हैड टू माइग्रेट टू एम्बासडरम टू escape प्रेस्टिक्यूशन, क्या है प्रेस्टिक्यूशन। और फिर लिखेंगे क्या, she felt utterly lonely and could not confide in others. She needed a true friend before whom she could open out her heart and share his inmost feelings, यानी दोस्तों क्या करना चाहती थी स्टूडेंट्स कि मतलब एन फ्रैंक जो थी वो किसी एक अपने मित्र को बनाना चाहते जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। और सारे उसके जो परिवार थे वो कहाँ चले गए थे, एम्बासडरम में चले गए थे, इमिग्रेट यानी कि परिवार क्या होते परिवास हो गए थे, वहाँ पर चले गए थे। और क्या है आगे, फिर है कि शी फाउंड दैट ट्रू फ्रेंड इन किटी, और किटी क्या था, उसकी डायरी का नाम था, यानी उसने अपना सच्चा मित्र किसमें पाया, किटी को पाया। हर डायरी यानी किटी उसके डायरी का नाम था। सी वाज वेरी इमोशनल, सी लव्ड हर ग्रांड फादर वेरी मच, सॉरी क्या है, सी लव्ड हर ग्रांड मदर, सॉरी यहाँ पर क्या था, सी लव्ड हर ग्रांड मदर वेरी मच, यानी वो अपने दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। सी वाज ये चैटर बॉक्स, और मतलब वह क्या थी, एक बातूनी थी। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी जो बहुत ज़्यादा बातें करती हो। एंड एनवाइड हर मैथ्स टीचर, और क्या होता था कि वो अपने मैथ वाले टीचर को बहुत ही ज़्यादा नाराज़ कर देती थी। मिस्टर किसिंग, और उनके जो मैथ के टीचर थे एनी फ्रैंक के, उनके मैथ के टीचर का क्या नाम था, किसिंग, मिस्टर किसिंग। एज सी टाग टू मच इन द क्लास बट हर जॉक प्लीज्ड हिम वेरी मच, यानी उसके जोक से जो जो उसके जोक होते थे, बातें होती थी, क्या करते थे, बहुत ही उसे खुश कर देते थे। और तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो इसका आंसर क्या होगा, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स विद द पेंसिल। क्या होता था कि मतलब जो बेकर होते थे वो मतलब वो पूरे महीने का जो अकाउंट्स होता था वो पेंसिल से एक दीवार पर लिख दिया करते थे। और अगला है, व्हाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस, क्या है, व्हाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस, यानी वली बस पर क्यों बैठना चाहती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, वली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे, द साइट ऑफ द बस filled with new passengers every time gave her unending joy. She was curious and wished to ride it once. और अगला है,
मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ये विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यानी इसमें हमें क्या करना है कि मीनिंग्स को मिलाना है। तो पहला क्या है, वेंडर। वेंडर का मतलब होता है फेरी वाला यानी हॉकर। और प्रेजर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, तो इसका होगा केप्ट सेफ। और मोंक का मतलब होता है साधु सन्यासी, तो इसका होगा सेज। ठीक है। और अगला है रीड द क्वेश्चन। क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी पहले हमें इस पैसेज को पढ़ लेना है जो स्टेंजा दिया हुआ है, उसके बाद इस स्टेंजे से हमें आंसर को बताना है। तो पहला है वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, यानी कब कहाँ खड़ा था। तो क्या लिखेंगे, द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलेक ट्री, यानी जो कवि था वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। और अगला है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, यानी स्टेंजा में हमें क्या बताना है, राइमिंग वर्ड। तो पहला है क्रो। क्रो का होगा सुनो। और अगला है मी। मी का क्या होगा, ट्री। और अगला है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी हमें इन दोनों पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो हम ये टाइगर इन द जू का ही लिख रहे हैं। क्या है इन दिस पोएम, क्या इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट ये टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट इन ऑर्डर टू शो द कंट्राडिक्शन। The poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between two environments. Students, write 4 lines from one of the poems given in your textbook. Do not copy out the lines given in the question paper. यानी आपको 4 लाइन का कविता लिखना है और उस कविता को लिखना है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना दिया गया हो। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा, तो इसलिए मतलब टाइम को ना बढ़ाते हुए वीडियो ना बढ़ा हुआ, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। और अगला है 13 नंबर, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी क्या करना है, इन 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न को हमें जवाब देना है और 25 शब्दों में देना है। तो पहला सेंटेंस और पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेज पेम्फ्री वरीड अबाउट टर्की, यानी क्यों चिंतित थी मिसेज पेम्फ्री जो थी वो क्यों चिंतित थी। तो इसका आंसर होगा मिसेज पेम्फ्री इज वरीड अबाउट टर्की बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि जो टर्की था वो बीमार हो गया था। फिर है ही वाज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी उसने खाना खाने के लिए मना कर दिया था और उसे उल्टी होने लगी थी। और अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, यानी जो मटिल्डा दुखी रहती थी उसका क्या कारण था। तो हम कहेंगे मटिल्डा वाज अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ, यानी मटिल्डा जो दुखी रहती थी उसका ये कारण था कि मतलब उसकी जो शादी थी बहुत कम उम्र में हो गई थी। और फिर क्या है, बिकॉज सी वाज ड्रीम टू लिव ये लग्जरियस लाइफ पार्टनर बट सी मैरिड ये क्लर्क, यानी वो चाहती थी कि मेरा जो पति हो कोई लग्जीरियस व्यक्ति हो, बट उसकी शादी जो थी वो एक क्लर्क से हो गई थी। हैंस सी रिमेन अनहैप्पी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। और अगला है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी किसी एक प्रश्न का हमें जवाब देना है 60 शब्दों में। तो पहला क्या है, गिव या करेक्टर स्टेच ऑफ भोली, यानी भोली का हमें चरित्र चित्रण बताना है। तो क्या लिखेंगे, सुलेखा वाज कॉल्ड भोली इन हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में सुलेखा को ही भोली कहा जाता था। सी वाज द फोर्थ एंड स्मॉलेस्ट गर्ल ऑफ नंबरदार रामलाल, ये नंबरदार रामलाल की चौथी और सबसे छोटी लड़की थी। सी गॉट ब्रेन डैमेज व्हेन सी फेल फ्रॉम द कोर्ट, यानी एक बार ये मतलब चारपाई से गिर गई थी और इसका जो मस्तिष्क था वो डैमेज हो गया था। द एज ऑफ हर मंथ्स सी वाज अटैक्ड बाई स्मॉल पॉक्स, और इसे मतलब स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हो गया था। इट लेब पैक मार्क्स ओवर हर बॉडी, और इसके चेहरे पर यानी इसके चेहरे और शरीर पर मतलब विकृतियां हो गई थी। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 years। सी स्टेमर्ड एंड टॉक्ड लिटिल टू अदर्स, यानी ये थोड़ा हकला के बोलती थी इसलिए लोगों से बहुत कम ही बोलती थी। भोली वाज लुक्ड अगली, और भोली जो थी थोड़ा अगली दिखती थी यानी क्रूप दिखती थी। चिल्ड्रेन ऑफन मेड ऑफ फन हर एंड मिमिक्ड लाइक हर, यानी बच्चे अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे और उससे इसकी नकल करते थे। और अगला क्वेश्चन है क्या है, हाउ डिड एवरी डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो इसका आंसर होगा इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवरेट डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन 17 एंड फिर क्या है, ही एंड हिज फ्रेंड शोड दैट टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन बटरफ्लाइज प्रोड्यूस्ड ये हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो क्या है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी,
तो दोस्तों क्या है, मटिल्डा हमेशा हैप्पी नहीं रहती थी, तो इसका क्या होगा, फॉल्स। फिर क्या है, जेम्स हैरियट वाज ये वेटरनरी सर्जन, तो ये जो जेम्स हैरियट थे वो पशु चिकित्सक थे, तो ये ट्रू है। और अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या करना है, अल्टरनेट यानी हमें इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिया है और जो सही है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या है, ग्रिफिन वाज ये, तो क्या है, ग्रिफिन वाज ये साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। और अगला क्या है, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज क्या रहेगा,